कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। हमने दावत दी है फैसल सलीम साहब को, डॉक्टर फैसल सलीम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए। अच्छा, मुझे यार ये बताएं कि मेंटल इलनेस जो है ये कितनी कॉमन है? ये बातें आमतौर पे उन मरीज़ों के बारे में की जाती हैं जिनको बहुत शदीद किस्म की अलामत होती हैं, जैसे उनको आवाज़ें सुन रही हैं या चीज़ें नज़र आ रही हैं या वो कुछ अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। जी, कब वो स्टेज आती है कि जहाँ पे लोगों को अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? दिमागी अमराज या नफ्सियाती अमराज वाकई मर्ज़ हैं या ये कोई रूहानी मसले हैं या ये दीन से दूरी की वजह से है। व्हाट्स द डिफरेंस? इन दोनों में फ़र्क क्या है? कैसे पता लगेगा किसी बंदे को एंग्जायटी है या किसी बंदे को डिप्रेशन है? ये हजूम में जाना से अगर कोई बंदा घबराता है या किसी तंग जगह पर जाने से कोई बंदा घबराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक, और आज की जो बैठक है वो है हमारी मेंटल हेल्थ के नाम। यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अब्रॉड से, और जाने अनजाने में वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। या अगर हम स्टूडेंट्स की बात ना भी लें तो आम जिंदगी में लोग जो हैं वो किसी न किसी मोड़ पे मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उससे दो चार होते हैं। इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मेंटल हेल्थ होती क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, हमने दावत दी है फैसल सलीम साहब को, डॉक्टर फैसल सलीम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट हैं पेशे के एतबार से। और चलते हैं फैसल साहब की तरफ, जानते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मुझे दावत देने के लिए, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों के साथ आज मैं इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बड़ा मेरा तो ये शोबा भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा पैशन भी है जी, कि इसलिए ये प्रोफेशन चूज़ किया। तो जो आपका पहला सवाल है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो मेंटल हेल्थ जिस तरह फिजिकल हेल्थ है उस तरह मेंटल हेल्थ भी है। जी, फिजिकल हेल्थ है हमारी जिस्मानी सेहत, मेंटल हेल्थ है हमारी ज़हनी सेहत। ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए या बेहतर करने के लिए करते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि मेंटल हेल्थ लिंक्ड है फिजिकल हेल्थ से, और फिजिकल हेल्थ लिंक्ड है मेंटल हेल्थ से। तो इट्स अ सर्कल कि अगर एक टाइप ऑफ हेल्थ बेटर है तो अदर बेटर होगी, अगर एक कंप्रोमाइज है तो अदर भी कंप्रोमाइज हो सकती है। इंटरेस्टिंग। ये तो आ गया कि मेंटल हेल्थ क्या है। फिर अगला सवाल आता है कि मेंटल इलनेस क्या है। कि जिस तरह फिजिकल इलनेसेस हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन है, दमा है, 100 तरह की फिजिकल इलनेसेस हैं, इसी तरह मेंटल इलनेसेस भी हैं। ठीक होगा। लेकिन आम तौर पे जो हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी या जो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर फिजिकल इलनेसेस को तो एक्नॉलेज किया जाता है कि अगर एक बंदे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो एवरीबॉडी विल बी वरीड, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, मेडिसिन देंगे उसको और दुआ करेंगे कि ठीक हो जाए। उसे कहेंगे कि आप छुट्टी करो स्कूल से, दफ्तर से, सारे उसकी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक बंदा ज़हनी तौर पे परेशान है या उसको उसके जो बिहेवियर में या उसके मिजाज में कोई तब्दीली आ रही है, तो उसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाता कि ये कोई बीमारी है। उसको सबसे पहले यही आता है कि ये आम तौर पे जो हमारे माशरे में कहते हैं कि आपको किस चीज़ की कमी है, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, आप फिर भी सारा टाइम मुंह बना के फिरते रहते हैं या फिर भी सारा टाइम रोते रहते हैं। किस चीज़ की कमी है? कि अच्छा पैसे हैं, अच्छे फैमिली है, तो फिर क्या है इसका? जादू हो गया है, जिन चढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। यही बिल्कुल जो सबसे पहली बात होती है वो यही होती है। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो 80%, 80 भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 85% या 90% जो हमारे लोग हैं उनका पहला रिएक्शन ही ये होता है, यार तुम्हें किसी की नजर लग गई है,
नजर बरहक है, जादू भी बरहक है, देयर इज नो थिंग अबाउट इट। लेकिन यही हमारा होता है कि यार तुम्हें कोई जिन चिमड़ गया है, ठीक है ना, कोई साया हो गया, सेब का साया, कोई इस तरह की बातें हो गई हैं। तो मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है बिल्कुल। अब इसके तो जो आपने बात की ना कि जिन चिमड़ गया है या आप पे किसी का साया है, ये बातें आमतौर पे उन मरीजों के बारे में की जाती हैं जिनको बहुत शदीद किस्म की अलामत होती हैं, जैसे उनको आवाजें सुन रही हैं या चीजें नजर आ रही हैं या वो कुछ अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन जो जो दूसरी ग्रुप ऑफ इलनेस है, जिस तरह डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसके अंदर आमतौर पे अलामत उसकी ये होती है कि मूड लो है, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, बज़ाहिरी तौर पे हर चीज ठीक है जिंदगी में, लेकिन फिर भी किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। जो चीजें पहले करते थे खुशी से, अब वो चीजें करते हुए बंदे को मुश्किल लगता है, काम मुतासिर हो रहा है, घरेलू जिंदगी मुतासिर हो रही है। तो इन चीजों पे आम लोगों का ये नहीं होता कि ये जादू हो गया, साया है। तो इस पे आमतौर पर लोग कहते हैं कि आप नाशुक्री कर रहे हैं या जो है दीन से दूरी है, आप नमाज पढ़ें और ये सारी चीजें करें, इससे आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि जिस तरह फिजिकल इलनेसेस को एक्नॉलेज किया जाता है हमारे माशरे में, उस तरीके से मेंटल इलनेसेस को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। दैट्स राइट, ये आपकी बात ठीक है। जैसे मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी को निमोनिया हुआ तो जब तक वो एंटीबायोटिक नहीं खाएगा ठीक नहीं होगा। तो डिप्रेशन भी हो गया, ठीक है, तो मतलब खाली नमाज पढ़ने से वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जब रिलीजन को हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर हर आदमी के अपने सोच है, नज़रिए हैं, अपने ख्यालात हैं जो काबिल एहतराम है। लेकिन इसको माजरत करता हूँ अगर मैं किसी के ख्यालात को या जज्बात को ठेस पहुँचाऊँ, तो लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मकसद इस बैठक का यही है कि हम एक जो अल्लाह ताला ने हमें एक इल्म दिया है तो उसको हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी का अगर भला होता है तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर तो पहले अगर हम इसका अगर पोस्टमार्टम करें इस सवाल का, तो इसके अंदर तो पहले ये बात आ गई कि जो ज़हन में पहला ख्याल आता है कि आया दिमागी अमराज या नफ्सियाती अमराज वाकई मर्ज हैं या ये कोई रूहानी मसले हैं या ये दीन से दूरी की वजह से हैं। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर हम फर्ज करें कि ये सारे मसले बीमारी नहीं है लेकिन दीन से दूरी का है की वजह से है, तो फिर इसका मतलब है कि जिन लोगों को ये मसले होते हैं सिर्फ वही दीन से दूर है, बाकी जिनको दिमागी मसले नहीं हो रहे वो दीन के करीब है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि लोग जो खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो अच्छे भले फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन नहीं है, उनको एंजाइटी नहीं है, उनको आवाजें नहीं सुनती, चीजें नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बहुत एक अच्छी साफ सुथरी जिंदगी गुजारते हैं लोग, सफेद पोश लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ये मसले ज्यादा होते हैं। तो ये बात समझ नहीं आती कि वाकई ये मसले सिर्फ दीन की दूसरी वजह से हैं। ठीक है, तो इसलिए और इसलिए दुआ ज़रूरी है, इसलिए कि जाहिर होता है कि ये मसले एक मर्ज है जी, एक इलनेस है, और इलनेस के लिए हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल, लेकिन साथ अल्लाह के नबी ने हमें अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित भी किया कि मेडिसिन भी लेनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। तो इसलिए दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए, किसी एक को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात ठीक है। वो जिस तरह एक हदीस है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि पहले आप अपने जो सवारी है उसको बांध लो, फिर आप जाके ना अल्लाह पे तवक्कल करो। और ऑब्वियसली तो जो दुनियावी जो दुनिया हमारे साथ लिंक है वो तो अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ, एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, तो उसको तो हमने फॉलो करना है। हम ये तो नहीं कर सकते कि यार अब ठीक है एक बंदे को बीमारी होगी, उसका कट लगे और हम कहें कि या अल्लाह इसके कट को जोड़ दे। ऑब्वियसली उस कट को आपने जो अल्लाह ताला ने एक दुनिया का निजाम बनाया हुआ है, आपने उस मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसकी स्टिचिंग करवानी है, फिर जाके अल्लाह ताला उसको उसमें जो शिफा है वो डालेंगे इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली शिफा तो अल्लाह की तरफ से है, अगर वो स्टिच कर भी दें फिर भी अल्लाह ताला ने उसको ठीक नहीं करना, वो नहीं करेगा। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता ना कि
वेल अल्लाह गफूर रहीम है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको देखें जाए तो अल्लाह ताला ने हमें यही कहा हुआ है कि आप पहले जाएं और उसकी डॉक्टर को दिखा के उसकी स्टिचिंग करवाएं, फिर मैं आपको शिफा दूंगा। अच्छा, मुझे यार ये बताएं कि मेंटल इलनेस जो है ये कितनी कॉमन है? ओके, सो जो मेंटल इलनेस का जो डाटा कलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो वेस्ट में और ईस्ट में, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। कि वेस्ट के अंदर क्योंकि एक वेल डेवलप्ड हेल्थ सिस्टम है, यहाँ पे जब भी कोई जो भी इलनेस होती है वो एक जगह पर रजिस्टर्ड होती है, तो साल के एंड में वो सारे डाटा को देख के वो बता देते हैं कि जी इस साल इतने % लोगों को ये बीमारी हुई, इतने % लोगों को ये बीमारी हुई। लेकिन पाकिस्तान और जो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर ये डाटा कलेक्शन का कोई ऐसा कंक्रीट सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से जो इतना रिलायबल डाटा नहीं होता हमारे पास। लेकिन जनरली जो रिसर्च हुई है, जो अगर हम ईस्टर्न ग्लोब की बात करें उसके अंदर चाइना, जापान, इधर काफ़ी एक अच्छा रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है और उनके पास जो डाटा कलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो जो ईस्ट साइड पे जो डाटा कलेक्ट हुआ और जो वेस्ट साइड पे डाटा कलेक्ट हुआ उनके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बड़े आज़म एक मुल्क में है, ये पूरी जगहों पे है। तो इसकी जो ओवरऑल जो कितनी कॉमन है इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो WHO की रिपोर्ट है रीसेंट वन, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 1 in 2, अगर हम 2 लोग बैठे हैं इस कमरे में जी, तो हमारे लाइफ टाइम में हम 2 में से एक बंदे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा। इज दैट कॉमन? हाँ जी, ये WHO से कि आप अभी कहेंगे कि 1 in 4 या 1 in 5 हो इस तरह। ये WHO का डाटा है जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अभी जो लोग जिंदा हैं इस दुनिया में उनमें से 50% पॉपुलेशन को उनकी जिंदगी में कभी ना कभी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और जो यूके का डाटा है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि पिछले साल या पिछले से पिछले साल ऑलमोस्ट 1 in 4 25% जो पॉपुलेशन थी उनको मेंटल हेल्थ का कोई ना कोई प्रॉब्लम था। तो इतनी कॉमन है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि फिजिकल इलनेसेस ऑल टुगेदर जितनी कॉमन है ऑलमोस्ट उतनी ही सिर्फ मेंटल इलनेसेस कॉमन है लोगों के अंदर। गॉट इट। यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इग्नोर करेंगे तो उसकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो पेशेंट है वो पे करेगा, उसकी फैमिली पे करेगी, पूरी सोसाइटी पे करेगी, वो मुल्क पे करेगा। इसको अगर हम इसको एक्नॉलेज करेंगे तो हमारे ही फायदा है, अगर हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो उससे फैक्ट बदल नहीं जाएगा। गॉट इट। ऐसे ही एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, इंटरेस्टिंग वन। वैसे तो आपने कवर कर दिया कि ये इक्वल है हर जगह, लेकिन क्या जो इसका जो रुझान है जो मेंटल इलनेस का, क्या ये इमिग्रेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, वो लोग जो कि माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं? ओके, ये भी बात अक्सर लोगों के जहन में आती है और बड़ी कॉमनली डिस्कस होती है और इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है जी। और जो उससे यही वाज़ेह होता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। ओके, अब मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का, डिप्रेशन का नहीं यूज़ कर रहा। इसके अंदर सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें डिप्रेशन कॉमन है, एंजाइटी कॉमन है, उसके अलावा जो शिज़ोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर आवाज़ें सुनती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, साइकोसिस जिसे बोलते हैं आम ज़बान में। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो शरह है या रिस्क है इमिग्रेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। ठीक हो गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है, जिसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली इसकी जो वजूहात हैं वो एक तो यही है कि एक बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से, अफ्रीका से आता है यूके में, एक तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है कि मैं एक नई जगह पे आया हूँ, मैंने अर्न करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, यहाँ पे करियर बनाना है। उसके बाद स्ट्रेस में है और उसको वो स्ट्रेस शेयर करने के लिए कोई इसको काबिल एतमाद
दोस्त या एक कम्युनिटी या सोशल सर्कल उसको नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको अपने एंजाइटीज, अपनी वरीज वेंट करने का कोई अच्छा एक उसे एवेन्यू नहीं मिलता, जिसकी वजह से सारी चीजें बिल्डअप होती हैं हमारे अंदर ही अंदर, वो जैसे stress। कहते हैं अंदर ही अंदर खोलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस हो गया, ये जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, ये बिल्डअप होता है, और उसको कोई हमें इमिग्रेंट्स को पास मौके कम होते हैं एज कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। हम इसके एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अगर कोई बाहर वाले मुल्क से कोई बंदा आता है जिसकी लोकल कम्युनिटी में सपोर्ट कम है, तो ऑब्वियसली उसका भी रिस्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानी पीपल। Got it. और जो ओवरऑल जो सारी इलनेसेस हैं वो इमिग्रेंट्स में ज़्यादा होती हैं। उसकी मेन वजह यही है कि ये एक बहुत बड़ा एक एंजाइटी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो उनकी लाइफ में होता है, इमिग्रेशन, जिसकी वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है। Got it. अच्छा, अभी आपने 2 टर्म्स यूज किए हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो डॉक्टर साहब, व्हाट्स द डिफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या है? कैसे पता लगेगा किसी बंदे को एंजाइटी है या किसी बंदे को डिप्रेशन है? एक तो आम बंदे को इतना ना इसको टीज अपार्ट करने की जरूरत नहीं है आम बंदे को। अगर एक आम बंदे को कोई ज़हनी बीमारी की अलामत होती हैं तो उसको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, इसके गहराई में जाए बगैर कि एंजाइटी या कि डिप्रेशन है। ठीक है। लेकिन डिस्कशन के लिए जो डिप्रेशन है, इसका जो मेन अलामत होती है वो होता है मूड का लो होना, कि सारा टाइम उदास रहना। ठीक है। और जो चीज़ें पहले खुशी देती थी उनकी चीज़ों के होते हुए भी खुशी ना हासिल होना, हर टाइम थके हुए रहना, नींद का मुतासिर होना, और किसी चीज़ को करने की हिम्मत ना होना, और सीवियर केसेस के अंदर ऐसे ख्यालात आना कि जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। ये आमतौर पे डिप्रेशन की अलामत है। जो एंजाइटी है ये भी एक ग्रुप ऑफ इलनेसेस है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं। लेकिन आमतौर पे एंजाइटी के अंदर उदास नहीं होता आदमी, उसके अंदर एक बेचैनी होती है, उसके अंदर एक कोई चीज उसको परेशान कर रही होती है सारा टाइम कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये उसका मेन अलामत होती है। लेकिन उसके फिर आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं। इसकी बहुत कॉमन टाइप है OCD, आपने नाम शायद सुना उसका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बिल्कुल, अच्छा, क्लीनिंग का गया। हाँ, इसकी क्लीनिंग बहुत कॉमन होती है लोगों के अंदर। बिल्कुल, तो ये उसकी एंजाइटी एक टाइप है। इसके अलावा फोबिया होता है कि बाज़ लोग कहते हैं हम तंग जगहों पे नहीं जा सकते, बाज़ लोग कहते हैं हम लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, या ये सारी ये वैसे बहुत कॉमन है। ये जो चीज है कि लोग जो है ना वो हजूम में जाने से डरते हैं, क्राउड में जाने से डरते हैं, या किसी को फ्लाइट फोबिया होता है। अब इसके अंदर जो आपने ये बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि ये हजूम में जाना से अगर कोई बंदा घबराता है या किसी तंग जगह पर जाने से कोई बंदा घबराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। ये नॉर्मल इमोशंस है हमारे, जो हम लोगों को भी जिंदगी में कभी ना कभी होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी खास किस्म के ज़हनी अलामात की वजह से हमारा डे टू डे की लाइफ मुतासिर हो और हमारा काम मुतासिर हो, घर के चीजें मुतासिर हो, तो फिर वो बीमारी के जुमरे में आती है। अच्छा, गॉट इट। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि अगर एक दिन मेरा मूड उदास हो गया हूँ या एक दिन मुझे बेचैनी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ। हम इंसान हैं, हम मशीनें नहीं है। सब मशीन होती है जो एक 100% लेवल पे काम कर सकती है। हमारे कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ अच्छे दिन नहीं होते। किसी दिन जॉब पे जाने का दिल नहीं कर रहा होता, किसी दिन अकेले बैठने का दिल कर रहा होता है, तो नॉर्मल है, नॉर्मल। लेकिन अगर ये बेचैनी की कैफियत, उदासी की कैफियत 2-3 हफ्ते तक रहे हर रोज ऑलमोस्ट, और इसकी वजह से आपका काम मुतासिर हो, आपका घर मुतासिर हो और आपके सोशल जिंदगी मुतासिर हो, तो फिर ये बीमारी के जुमरे में आते हैं। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हाशिम भाई ने भी जो सवाल किया था पहले इमिग्रेंट्स से, उसी से एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि मतलब इमिग्रेंट्स के अंदर कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस कौन सी हैं? देखिए, जो मैंने पहले बताया इस तरह कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है, और इसके अलावा जो साइकोसिस है, साइकोसिस का मतलब ये है कि इसकी मिसालें आमतौर पर यह है कि लोग आवाज़ सुनाई देना कि जो नहीं है, चीज़ें दिखाई देना,
जी। या कुछ ऐसे दिमाग में वसवसे आना या ख्यालात आना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये भी चीज़ें इमिग्रेंट्स के अंदर ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। गॉट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं और एंग्जाइटी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और जो आपकी सबसे अच्छी बात वो मुझे ये भी लगी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी रोज़ आप उदास हैं या आपको जॉब नहीं मिल रही या कुछ है और आपका दिल वैसे ही खफा है, कुछ काम करने को नहीं कर रहा, इट डजंट मीन कि जी अब आप डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं और अब आप जाके जो है ना वो दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। सेम गोज फॉर एंग्जाइटी, जिस तरह आपने कहा कि फिर ये अगर आपकी डेली वर्क को रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रही तो दैट मीन्स कि ये आपके इमोशंस आए हैं। अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करें एंड यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स। कब कब वो स्टेज आती है कि जहां पे लोगों को अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अच्छा यार अब ये बहुत हो गया है, ये अब नॉर्मल से कुछ हट के बात हो गई है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ओके, तो इसका ना मैं आपका जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला तो ये कि कब जाना चाहिए, इसके अंदर यही कि अगर जो अलामात हैं आपकी या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो परसिस्टेंट हैं, एवरी डे, ऑलमोस्ट ऑल डे होते हैं आपको सारी अलामात वो, और एटलीस्ट 2 हफ्ते तक रहती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम भी हो रही है डे टू डे लाइफ में, तो ये आपको लाजमी जाना चाहिए। ठीक हो गया। और जो दूसरी बात आपने की कि अगर जॉब नहीं मिल रही या स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं यहाँ पे, उनको कोई मसला है, उसकी वजह से वो परेशान है और वो अपने आप को वो आपने जो सैड वर्ड यूज़ फील कर किया रहे हैं। सैड फील किया और आपने कहा अपने आप को वो पता नहीं मेंटली स्ट्रांग करें, इस तरह का नहीं, कुछ वो कुछ वो 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 समझ रहे हैं कि यार हम डिप्रेस हो चुके हैं, हमें डिप्रेशन की बीमारी हो गई है और अब हमें जाके एंटी डिप्रेशन लेने चाहिए। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन होने के या एंजाइटी होने के। ठीक है। नंबर 1 इमिग्रेशन इटसेल्फ, कि वो इमिग्रेट होके आए यहाँ पे। इसके साथ उनके सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि यहाँ पे लो उनकी सोशल सपोर्ट है, नया कल्चर है, नई ज़बान है, उनको कुछ नहीं आता। अगर इसके साथ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया। उसके बाद उनको एजुकेशनल प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, तो उनको रिस्क ज़्यादा है ठीक है। डिप्रेशन डेवलप होने का। अगर उनको इन हालात में 2-3 हफ्ते उनका सारी अलामात होती हैं वो, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर इन हालात में उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उदासी हो गई, लेकिन बाद में वो ठीक महसूस करना शुरू हो गए, तो इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स हाँ, नॉर्मल। इट्स ओके। ठीक है। और ये जो बात होती है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें और हालात का मुकाबला करें, ये अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे का हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक उस बंदे की नज़र से चीज़ें देखें जिसको डिप्रेशन है, जी। अगर मुझे डिप्रेशन है मिसाल के तौर पे, और मुझे एक बंदा कहता है यार हौसला करो, अपना जो है हालात का मुकाबला करो, तो बड़ी स्टूपिड बात है लगेगी मुझे उसकी। ठीक है। तो इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, गॉट इट। क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे एक बीमारी है। अगर मुझे दमा है और मुझे आके कोई कहे हौसला करो, तुम क्यों लंबे लंबे सांस ले रहे हो, आराम आराम से सांस लो, तो ये मेरे चीज़ में कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। तो इसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ठीक है, मतलब ये अलामात आ गई हैं, ठीक है, तो अब इस सूरत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये अलामात आ गई हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कोई है इस तरह का डाटा या आपने किसी साथ कुछ देखा हो कि मतलब इमिग्रेंट्स जो है अलामात आने के बावजूद भी डॉक्टर से रुजू कम करते हैं कंपेयर टू लोकल पॉपुलेशन, मतलब ऐसा भी कब होता है? ऐसा होता है, और ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में हम देखते हैं।
इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि जो एक स्टूडेंट आया है पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी यूके में, एक तो वो अंडर प्रेशर है और वो डिप्रेस भी है मिसाल के तौर पे। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दिन अपनी जॉब से छुट्टी करे और डॉक्टर को दिखाए। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का आपको पता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स। तो एक तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको खुद अपने आप को समझने में टाइम लगता है कि मुझे बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं। अगर उनको समझ भी आ जाए तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है। नंबर 3, उनके पास मे भी इतने पैसे नहीं है कि वो जाके वो मेडिसिन खरीद सके, क्योंकि अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है वो भी उन्होंने जाके 10 पाउंड पर प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने पे करना है। ऐसे ही हो सकता है उनके पास उसके पैसे नहीं है। और चौथी बात ये कि अगर एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे सारा अलामात उसको आ रही हैं, अगर वो किसी से बात करता है कि यार मुझे सारा कुछ आ रही है, तो उसको कोई हेल्पफुल रिस्पांस नहीं मिलता उसके अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयर है या जो भी है। तो ये जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा का मतलब ये कि जो एक बैड परसेप्शन या एक बैड इमेज जो एक माशरे में डेवलप है, कि अगर मैं किसी को बताऊं कि यार मुझे लगता है कि मुझे कोई ज़हनी बीमारी है, अगला बंदा क्या कहेगा, तू पागल हो गया है। बिल्कुल, वो तो पागल हो गया है, ऐसे ही पागल खाने दाखिल है, वो पागलों को डॉक्टर को दिखा रहा ऐसे है। ही है। हमारे यहाँ बात ही ये होती है। तो अगर किसी बंदे को बीमारी भी है तो वो हिचकिचाता है डॉक्टर के पास जाने ऐसे पे, ही, क्योंकि वो बिल्कुल। कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये पागलों के डॉक्टर को दिखा रहा है। तो इसलिए जो इमिग्रेंट्स हैं वो इस चीज से भी घबराते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इतना 21वीं सदी में हम रहने के बावजूद मतलब ये सोशल स्टिग्मा जो है ये अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन है। ये बहुत कॉमन है। जबकि मैंने देखा है कि अगर आप अपनी इन इश्यूज को डिस्क्लोज करते हो, आप डिस्कस करते हो, तो उससे आपकी जो अलामात हैं उसमें कमी आती है। यानी कि आप एग्जांपल ले लें, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ हर दूसरे तीसरे को मोर और लेस किसी न किसी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। लेकिन जो मुझे अच्छी बात लग रही है वो ये कि वो खुल के सामने आ रहे हैं। जब वो लोग सेलिब्रिटीज वगैरह खुल के सामने आ रहे हैं और अपने मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो आम लोगों की जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी डिस्कस कर लेना चाहिए किसी न किसी के साथ। हो सकता है कि आप डर रहे हो कि यार मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, मे बी यू हैव अ गुड फ्रेंड। आपको गुड फ्रेंड नहीं मिलता, आप जाएं मस्जिद के इमाम से बात करें, वो आपसे बात करेंगे। वो भी एक हमारे एक मजहबी लीडर हैं, स्कॉलर हैं, जो कि मे बी आप उनसे एटलीस्ट यानी कि वो एक दिल की भड़ास निकालने की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ही माइट नॉट, ऑब्वियसली इज नॉट मेडिकली ट्रेन्ड, सो वो मे बी आपको वो उस मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से कोई आपको एडवाइस ना दे सके, लेकिन जो आपको रूहानी वो कोई एडवाइस देंगे वो आपको दे सकते हैं। आपके दिल की भड़ास निकल सकती है, आप कोई दोस्त ढूंढ लें। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उसको डिस्कस करें। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल, इसकी मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई मसले हो रहे हैं किसी भी किस्म के, मूड के या किसी भी किस्म के, अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम बेहतर फील करते हैं। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं कैथारसिस। अच्छा, इस कैथारसिस का मतलब यह है कि जब हम अपने मसाइल किसी से डिस्कस करते हैं, बेशक वो अगला बंदा हमारा कोई हेल्प ना कर सके, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेहतर फील करने लग जाते हैं। और जब हम बेहतर फील करते हैं तो हम अपने मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बेहतर फील नहीं कर रहे तो हम अपने मसाइल को हल भी नहीं कर सकते सही तरीके से। ऐसे ही। तो इससे मैं एग्री करता हूँ कि आपको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अब हर तरह के लोग मौजूद हैं कम्युनिटी में। अब कुछ लोगों की हेल्पफुल राय होगी, कुछ लोगों की हेल्पफुल नहीं होगी। ये भी एक मसला होता है, बंदा डिस्कस करते हुए घबराता है किसी और से। हाँ, वो आपको गलत ही कोई और मशवरा दे दे तुम्हारा तो काम खत्म हो चुका है। अच्छा, एक और भी बात, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यानी कि अब मैं इमोशनली हाई हूँ और बहुत सारे लोग होते हैं, यार मैं तो मर्द हूँ, मैंने नहीं रोना। मेरे कुछ दोस्त हैं जब वो यूके में आए तो मुझे कहते हैं, आशिम मैं जाके ना पार्क में अकेला बैठ के रोता था। तो डू यू थिंक कि अगर आप इमोशनली हाई हैं और आप जाके रोएं तो उससे कोई फर्क पड़ता है?
ओके जी। पहली बात ये कि ये बहुत कॉमन है कि ये वाला फिनोमिना कि मैं मर्द हूँ हाँ या मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द ऐसे ही रोता है नहीं है, जो रोता नहीं है वो वीक होता है। बिल्कुल ये ज़्यादा कॉमन है हमारी कम्युनिटी के अंदर। जो मैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जानता हूँ, बिल्कुल तो उनमें बहुत कॉमन है ये। ऐसे ही अगर आदमी किसी के सामने रोता है तो उसकी एक वीकनेस शुमार की जाती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, इसका ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह ने बनाया है कि जब हम इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो रोने से ऑटोमेटिकली हम थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। इसका एक और पहलू भी है अच्छा कि उसका पहलू ये है कि जब भी हमें कोई मसला है, अगर हमें किसी भी किस्म का कोई मसला है, जब तक हम उस मसले को हम एक्नॉलेज ना करें तब तक हम उसको डील नहीं कर सकते। ठीक है एक बंदा इमोशनली तौर पे अपसेट है लेकिन वो कहता है कि मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, और वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा अपने मसले को, ठीक है तो वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स ही होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो अपसेट है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अकेले में जाके या नमाज पढ़ते हुए बंदा बाज़ दफ़ा रोता है, उससे भी बेहतर फील करता है। तो ये चीज़ें करने से हम एक्नॉलेज करते हैं कि मुझे ये मसला है और अल्लाह ताला मेरी ना मदद करे। तो ये एक्नॉलेज करने से फिर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता उसके हल की तरफ बंदा जाता है। ये जो आपने की कि बंदा एक्नॉलेज करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ये प्रॉब्लम हो गई, पहले तो लोग इस चीज से नहीं निकल पा रहे होते कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ओके, ये ना ये वो बड़ा टॉपिक है कि मेरे साथ ही क्यों। इसका इसका जवाब ये है, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि दिमागी अमराज होते क्यों हैं। तो जो दिमागी या नफ्सियाती अमराज का जो वजह है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन ब्रॉडली हम उसको वजह को 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो तीनों अवामिल मिल के दिमागी या ज़हनी अमराज को जन्म देते हैं। उसके अंदर एक तो है जेनेटिक, ठीक हो गया, रिस्क है ठीक कि है, अगर एक फैमिली के अंदर डिप्रेशन है जी जी, तो उस फैमिली के नए आने वाले मेंबर्स के अंदर डिप्रेशन होने का चांस ज्यादा बाकी लोगों से ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर एक तो ये हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन है तो आपको भी 100% होगा, हाँ ऐसा नहीं है। गॉट इसकी रिसर्च हुई है कि जिस तरह जुड़वा बच्चे होते हैं, जी, जुड़वा बच्चे 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक को बोलते हैं डाइजाइगोटिक। ये अच्छा, मेडिकल टर्म है, इसको आप ठीक है, ना परेशान हो। ठीक है, मोनोजाइगोटिक का मतलब ये है कि 2 जुड़वा बच्चे और जेनेटिकली वो बिल्कुल एक जैसे हैं, 100% कॉपी हैं। हम सब जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं, भाई आपस में जेनेटिकली मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, वो होते तो जुड़वा हैं लेकिन जेनेटिकली वो मुख्तलिफ होते हैं। गॉट इट, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, दोनों में सेम जीन्स हैं। अगर इनके फैमिली के अंदर डिप्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को डिप्रेशन होगा। अच्छा, जीन्स दोनों में सेम है ठीक है, लेकिन दोनों में डिप्रेशन नहीं होगा, या दोनों में वो ज़हनी मर्ज नहीं होगा, दोनों में रिस्क मुख्तलिफ होगा। इससे जाहिर होता है कि दिमागी अमराज सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं होते, कुछ और अवामिल भी हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो क्या है? वो हमारी है नफ्सियाती या हमारा सोचने का तरीका। जिस तरह माइंड हमारा जो है वो एक हार्डवेयर है कंप्यूटर का, और जिस तरह हम सोचते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। आपका, मेरा, मुदस्सिर का, हम तीनों का दिमाग एक जैसा है देखने में, ठीक है, लेकिन हम तीनों उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिफरेंट यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें प्रोडक्ट मुख्तलिफ मिलती है। अब जो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अब 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं इननेट। इननेट का मतलब ये है कि वो कुछ हमारी क्वालिटीज होती हैं जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है, और कुछ होती हैं जो अपनी अब जिंदगी के अंदर एक्वायर करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों आपके बच्चे हैं, माँ बाप सेम है, लेकिन एक बच्चे की तबीयत पैदा होते साथ ही मुख्तलिफ होती है, वो कम रोता है, अच्छा खाता है, अच्छा सोता है। दूसरा बच्चा है, माँ बाप सेम है लेकिन ज़्यादा रोता है, अच्छा खाना नहीं खाता, रात को सोता भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं टेम्परामेंट। ठीक है, उनका टेम्परामेंट पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ होता है, और वो टेम्परामेंट
पैदाइशी तौर पे जो मुख्तलिफ है वो फिर ज़िंदगी में आगे जाके उनको एक मुख्तलिफ इंसान बनाता है दोनों को। गॉट इट। उसके अंदर कुछ हेल्दी हमारे डेवलप होते हैं बिहेवियर या हमारे सोचने का तरीका, कुछ अनहेल्दी होते हैं। ठीक है। और जो अर्ली लाइफस्टाइल, अर्ली जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं 7-8 साल तक ठीक के, है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक को अगर रखें एक अच्छी फैमिली में और एक को अगर रखें डिसफंक्शनल फैमिली में जहाँ पे लड़ाई हो रही है, नशा होता है, दोनों, तो जिस फैमिली में नशा हो रहा है या जिस फैमिली की लड़ाई हो रही है, जिस फैमिली में स्टेबल नहीं है, उसके अंदर इलनेसेस होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो जुड़वा बच्चा जो स्टेबल फैमिली में है। ठीक हो गया। जीन्स दोनों के सेम है, तो ये चीज़ें भी असर डालती हैं। और तीसरा जो मेन फैक्टर है वो होते हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट्स, जिस तरह जॉब है हमारे पास कि नहीं है, फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं कि नहीं है, रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं, सोशल सपोर्ट हमारे पास कितनी है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। ये सारी चीज़ें जब मिलती है ना तो फिर जन्म होता है दिमागी अमराज का। आई होप कि मैंने आपका नहीं, आई गॉट इट। यानी कि अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए, आपके जीन्स काउंट होते हैं कि ये खानदानी बीमारी है कि नहीं है, सेकेंडली जिस हालात में आपकी परवरिश हुई है, और तीसरा जो इसको हम देखें कि आपके करंट हालात क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, इन तीनों चीजों को मिला के। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो जो सवाल था, हाँ यही तो, मैं ही क्यों, ये तो जो बंदा फिर इसी चीज में पड़ जाता है यार। अब आपको फॉर एग्जांपल ये मेंटल इलनेस हो गई है, आई एम कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन अगेन। तो एक तो ये इसकी सर्कमस्टेंशियल काइंड ऑफ एक वजह हो गई है, तो क्या उस बंदे को इसी चीज में वक्त जाया करना चाहिए, मैं ही क्यों और मैं ही क्यों और मैं ही क्यों? ओके, अगर अब उस मैं ही क्यों का आपने आंसर दे दिया है, आई गेस। नहीं, मैं आपसे उसकी जो रीजन सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो आप अपने आप से पूछते हैं मैं ही क्यों? एग्जैक्टली नहीं पूछते। नहीं। लेकिन अगर एक बंदे को ज़हनी बीमारी होती है तो वो पूछता है मैं ही क्यों। ऐसे ही क्यों? हमारे अंदर भी ये बायस है और हमारे अंदर भी बीमारियों की तरफ डिफरेंट अप्रोच है। तो मैं ही क्यों सवाल बंदे के जहन में आता है और बहुत तंग भी करता है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे बीमारी हो। जिस तरह मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे दमा हो या ब्लड प्रेशर हो, इस तरह मेरे हाथ में नहीं है कि ये मुझे ज़हनी बीमारी हो, क्योंकि मेरे जीन्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। मेरा जो बचपन है मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं ज़हनी तौर पे बीमार हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से जो लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं, वो लोग इस चीज को इस तरीके से लेके चलते हैं कि मे बी बस ये कोई कैंसर हो गया हमें, अब ये ठीक ही नहीं होगा, तो वो उसी को लेके ज्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे। ठीक, ये बड़ा ख्याल इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये दिमागी अमराज है। मर्ज शुरू होता है और चलता है और फिर आमतौर पे ख़त्म हो जाता है या बेटर हो जाता है। गुड। तो जो सारे ज़हनी अमराज हैं मोस्टली उनका एक क्लियर स्टार्ट होने का टाइम होता है। और जिस तरह हमें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, हमें बुखार होता है, खांसी होती है, 2 हफ्ते खांसी रहती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है। डिप्रेशन भी ऐसे ही है कि शुरू होता है, अलामात शदीद हो जाती हैं, ट्रीटमेंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है और आदमी दोबारा अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ हो जाता है। कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, लेकिन उनमें भी बेहतरी आती है, इलाज से बेहतर होता है। बंदा इलाज कराता रहे या इलाज स्टिक रहे, अपने मेडिसिन खाता रहे तो बेहतर रहता है। छोड़ता है मेडिसिन तो फिर उसके दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिसिन वो ले रहा है वो एडिक्टिव है। ये भी एक बहुत कॉमन एक कंफ्यूजन है लोगों में कि वो घबराते हैं दवाइयाँ खाते हुए, वो ये सोचते हैं कि ये हमें लग जाएंगी या ये एडिक्टिव है। ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक बंदे को ब्लड प्रेशर है, वो दवाई खाता है ब्लड प्रेशर की, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, तो आया उसे छोड़ देनी चाहिए दवाई या खाते रहना चाहिए? गॉट इट। अगर वो छोड़ देगा, अगर वो कहे कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है मैं छोड़ दूं, तो कुछ हफ्ता ठीक रहेगा उसका ब्लड प्रेशर में भी, लेकिन बाद में दोबारा बढ़ जाएगा। तो वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे एडिक्टिव तो नहीं है दवाइयाँ, लेकिन उसको सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि वो खाता रहे उनको। ठीक है।
कुछ दिमागी बीमारियों में ऐसा ही ये मामला है। ऐसा ही मामला है। सो बेसिकली जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं ही क्यों, उनके लिए इस डिस्कशन से जो मुझे कंक्लूजन आ रही है वो यही है कि इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। जैसे आपने कहा या तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नज़ला जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, सेम मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो सेम चीज है। और इसको हमने इस तरह करके नहीं ले लेना कि आपको कहीं पे कैंसर हो गया, और ये भी नहीं कि ये लाइलाज बीमारी है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि विद टाइम इसका एक टाइम है शुरू होने का, और वो फिर थोड़ी देर जाके थोड़ी देर बाद वो चीज़ सेटल हो जाती है। सो यू गॉट टू टेक इट इजी। अच्छा, इसको इस तरह भी तो देखें आप, अगर मैं कहूँ कि एक लोगों की वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं, वो खाना हमारा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो इसी तरह जो दवाई वो खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है। अगर एक इसे ये सोच हो तो ये हो सकता है कि मदद करे लोगों को, यार कि ठीक है यार, दवाई जैसे खाना ज़रूरी है, इसी तरह ये मेरी बीमारी को कंट्रोल करे रखने के लिए दवाई भी ज़रूरी है। बिल्कुल। आप एक आपने बात की और एक आपने बात की, मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ कि बिल्कुल दवाई खाना, अगर दवाई खाते हैं, जब भी कोई हमारी ज़िंदगी में मसला होता है, कोई भी मसला हो, दवाई को छोड़ें आप, हम ये सोचते हैं कि ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा है और ये काम ना करने से मुझे क्या नुकसान है। ठीक है। सेम ही चीज़ है दवाई खाने या ना खाने के बारे में। जिसको भी कोई दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, वो कागज़ पेंसिल उठाए और लिखे कि मैं दवाई खाता हूँ तो मुझे ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर मैं दवाई नहीं खाता तो हो सकता है मैं बीमार हो जाऊँ दोबारा। अगर मैं बीमार हो गया, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा जो फैमिली से रिलेशनशिप ख़राब होगा, फाइनेंशियली मैं मुतासर होऊंगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इन दोनों में से? जो चूज़ बिटवीन जो टू इवल्स, चूज़ द लेसर इवल, इस कम बुरी चीज़ जो है वो उसको चूज़ करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी जो बात आप कर रहे थे कि जिन लोगों को बीमारी होती है, दिमागी अमराज होते हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इट्स जस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड और इट्स लाइक कैंसर। और अब अगर हम उन लोगों के नज़रिए से चीज़ें देखें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है नो डाउट एक ज़हनी मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना इस माशरे में, कि जहाँ पे लोग भी ताने दे रहे हैं, उसके ज़हनी मर्ज़ की वजह से उसका घर भी मुतासिर हो रहा है, जॉब भी उसकी सही नहीं हो पा रही, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। और उसके लिए ये कैंसर से कम नहीं है, उसके लिए ये एंड ऑफ द वर्ल्ड से कम नहीं है, लेकिन उसका इलाज मौजूद है और उस इलाज से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं काफ़ी हद तक। गॉट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, तो डिस्कस हमने कर लिया कि मेंटल जो इलनेस है वो क्या है और उसका क्योर क्या, कैसे वो क्योरेबल है कि नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट कि इसका इलाज क्या, दवाइयाँ ही इसका इलाज है या इस कोई और भी तरीका है इसके इलाज का? इसके इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, दवाइयाँ सिर्फ एक वाहिद इलाज नहीं है। इसका एक दवाइयों से इलाज होता है और दूसरा इसको आपने साइकोथेरेपी का नाम सुना होगा, टॉकिंग थेरेपी या काउंसलिंग जिसे आम ज़बान में कहते हैं, इनसे भी इलाज होता है। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, तो ये माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर जो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जिसे बोलते हैं वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि मेडिसिन है। गॉट इट। तो लेकिन जब सीवियर डिप्रेशन होती है तो फिर हमें दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अलामात हैं, आप दवाई नहीं लेना चाहते तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, तो दवाई के अलावा और भी ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, उनसे भी लोग बेहतर होते हैं, उनसे भी बीमारी भी बेहतर होती है। तो यानी कि पहले हमें जो है ना दवाई से पहले एक दफ़ा थेरेपी की तरफ देख लेना चाहिए और फिर अगर वो थेरेपिस्ट सजेस्ट करे तो दवाइयों की तरफ बढ़ा जाए। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि दवाई से पहले हमें लाजमी टॉकिंग थेरेपी या साइकोथेरेपी करवानी चाहिए, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या दवाई लेना लाजमी है या इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं एट दिस स्टेज, और आपका डॉक्टर जो मशवरा दे
और आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। गॉट इट। अच्छा, आजकल की जो जिस तरह लाइफस्टाइल है लोगों का, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को ले लेते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स को ले लें या इवन डॉक्टर्स को ले लें, वो बैठ के कंप्यूटर के सामने ही आपके सारा टाइम गुजर रहा है, यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर फिजिकल फिटनेस। तो जो फिजिकल फिटनेस होती है उसका मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है और ये कितना जरूरी है? तो जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो दे गो हैंड इन हैंड, दे बोथ हैव direct relationship with each other. If one is better, other would be better. If one is worse, it would affect other as well. ठीक है। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस का या सेहत का ख्याल रखने से मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। ठीक है। और इसका एक और पहलू भी है कि एक चीज़ है, उसे बोलते हैं टर्म, उसके लिए यूज़ होती है मेंटल वेल बीइंग। मेंटल वेल बीइंग ये होती है कि एक बंदे के अंदर कितनी सलाहियत है या रेजिस्टेंस है टू कि वो स्ट्रेस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है मेंटल इलनेस डेवलप होने के लिए। ठीक है। मेंटल वेलबीइंग अगर बेहतर है तो हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और कम चांसेस हैं मेंटल इलनेस डेवलप होने के। ठीक है। मेंटल वेलबीइंग अगर अच्छी नहीं है तो ज़्यादा चांसेस हैं डेवलप होने के। ठीक है। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटल वेलबीइंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके अंदर फिजिकल हेल्थ टॉप ऑफ द लिस्ट है। गॉट इट। उसके अंदर हमारा फिजिकल हेल्थ के अंदर जो मेन चीज़ें आमतौर पे हम कहते हैं कि वर्जिश करें जी 20 मिनट हफ्ते में 3 दफ़ा। ठीक है। तो फिर बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैंने ना वहाँ पे मुझे चलना पड़ता है, मेरे रोज़ाना के 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। हाँ, मेरी तो वर्जिश हो जाती है। मेरी वर्जिश हो जाती है, लेकिन उस वर्जिश का वो वर्जिश आपकी जिस्मानी तौर पर तो हो सकता है आपके लिए ठीक हो, लेकिन उसका आपको ज़हनी सेहत के लिए फ़ायदा कम होता है। क्योंकि जब हम वर्क पे होते हैं ना तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे जब हम वर्क में होते हैं, जब हम रिलैक्स नहीं होते तो वो हाई होता है। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क में काम चल फिर रहे हैं, कॉर्टिसोल हाई है तो उसका मेंटल वेलबींग पे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब हम काम के बाद शाम के टाइम हम 20 मिनट बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, हमारा कॉर्टिसोल कम होता है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे मेंटल वेलबींग पे। इसके अलावा और चीज़ें हैं जैसे कि हेल्दी ईटिंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव है, ख़ासतौर पे यहाँ पे कि अगर आप बाज़ार जाते हैं ग्रोसरी करने। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं कि पाए खा लिए हमने, पराठे खा लिए, मक्खन के साथ दबा के खाए। अब देखें, अब ये पाए खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर रोज़ पाए खाना इतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है। मक्खन बड़ी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, लेकिन हर रोज़ मक्खन खाना सही नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि वेस्ट में ख़ास करके यहाँ पे इतनी कि अगर हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हर चीज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब वो है कि जो एक खाने की प्रोडक्ट जो एक फैक्ट्री में बनी है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए हैं ताकि वो शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज हो, और वो चीज़ हम खा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ये भी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। और जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं होता वो एक्सपेंसिव भी बहुत होता है जी, और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलड बाय करते हैं किसी ग्रोसरी से, उसकी लाइफ 2 डेज है। ठीक है। अगर आप सॉसेजेस बाय करते हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, उसकी लाइफ जो है इंडेफिनिट है, आप उसको फ्रीजर में रखें 2 साल इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा जो कुछ हमारी आदत हैं, जिस तरह स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों का फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है और मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी पहलू हैं ज़िंदगी के, सोशल पहलू जो है हमारा जी, अगर हम लोगों से मिलते जुलते हैं, अगर हम फैमिली से अच्छा ताल्लुक है, अगर हमारी फैमिली है, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमारा मेंटल वेलबींग बेटर होती है एज कम्पेयर टू एक बंदा जो अकेला रहता है। ऑब्वियसली उसके पास मेंटल वेलबींग ये आपने ना बहुत ज़बरदस्त बात की है
क्योंकि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जब कोविड आ गया था तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि मेंटली बहुत फिट थे और फिटनेस वाइज भी बहुत ठीक थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ की जो है ना वो प्रॉब्लम कोविड में स्पेशली शुरू हुई है। लेकिन उन्हीं लोगों को फिर मैंने नोट किया है और उन्हीं की जुबानी की ये बातें हैं कि जब वो जाना शुरू हो गए हैं दोबारा, जब ये उनके ताल्लुकात बहाल हुए हैं, लोगों को उन्होंने देखना शुरू किया है, बाहर घूमना फिरना शुरू किया है, उनकी जो सिम्टम्स वगैरह वो बहुत इंप्रूव हो गए। बिल्कुल। उसमें मैसिवली जो है ना वो फर्क आया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक कमरे में बंद बैठे हुए हैं और किसी से जाके बातचीत नहीं कर रहे और आप उसी तरह डिप्रेस बैठे हुए हैं तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू। यू हैव टू गो आउट, जाके उठें, घूमे फिरें, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। और फिर वही बात है जो मैंने पहले की कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं क्योंकि उनके पास बाहर जाने के मौके कम है, अगर बाहर जाएं भी तो किसके पास जाएं, ऐसे ही है। तो वो मजबूर होते हैं अपनी जिंदगी एक घर में गुजारने के लिए, और इस वजह से उनके अंदर फिर ये पेचीदगियां बढ़ती हैं। सही कह रहे हैं। एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे बंदा क्या खाता है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यार यू हैव अ वेरी बिजी डे एट वर्क, ठीक है ना, तो बंदा कहता है कि नहीं यार आई हैव टू डू बिंज ईटिंग टुडे, आई वांट टू ईट जंक टुडे, और फिर बंदा फिर बैठता है और अच्छा खासा टका के जंक खा जाता है। मतलब ये भी मतलब इज दिस समथिंग नॉर्मल दैट कैन हैपन विद द इमोशंस और योर मेंटल हेल्थ? ये देखिए, अब अगेन जो जंक खाते हैं, चिप्स, जंक क्या है, चिप्स हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये चीजें तो खुशी मिलती है। हाँ, यार देखिए उससे खुशी, वो खुशी का एक सोर्स है। उससे खुशी मिलती है, लेकिन रोजाना समोसे पकोड़े खाने से फिर और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ऐसी है। तो आई गॉट इट। तो लेकिन इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। देखिए इत्तेदाल के, हमारा मजहब तो कहता है ये इत्तेदाल है कि हर चीज में इत्तेदाल होना चाहिए, जो भी है। तो इसी तरह अगर हम जंक खाते हैं कभी कभार तो इसमें ठीक है, कोई बुराई नहीं। अब अगर हम सारी चीजें खाना बंद कर दे तो क्या खाएंगे? हाँ, मजा, जिंदगी को मजा ही क्या रहेगा। ऐसे ही है। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि साइकोलॉजी में कि समटाइम्स कुछ लोग जो मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं या डिप्रेस हैं, तो वो अपने आप को ना बड़ा बेबस फील करते हैं, ठीक है, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो जब वो घर आते हैं तो वो जब कहते हैं कि तो खाना ज्यादा खाते हैं या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ये बात ठीक है। इससे उनको एटलीस्ट ये फीलिंग आती है कि एटलीस्ट मैं किसी चीज पे तो मेरा कंट्रोल है, कि मैं खा रहा हूँ जो मेरा दिल कर रहा है, बेशक ये अनहेल्दी है, आई डोंट केयर, बट आई एम मेकिंग अ डिसीजन, दे फील हैप्पी व्हेन दे ईट मोर। तो इससे कॉम्प्लिकेशन होती हैं कुछ। ठीक है, कुछ लोग ठीक है मतलब परेशान हो गए जो भी है, कुछ लोगों ने कहा कि यार ज्यादा खा लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग फिर नहीं भी खाना खाते, मतलब ये भी कोई लिंक है? बिल्कुल। ये जो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत यह है कि लोगों का खाने का दिल नहीं करता। कि उनको अगर एक बिरयानी पसंद है, पहले वो शौक से खाते थे, लेकिन प्रेशर में है, काम पे कुछ प्रेशर चल रहा है, घर में कोई टेंशन चल रही है, या उनका डिप्रेस है, तो उनके सामने उनके फेवरेट फूड ला के रखे, वो नहीं खाते। ये नहीं है कि वो जान में या जिद में नहीं खा रहे या नशा दिखा रहे हैं किसी को या मूड दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। ये एक बहुत बड़ी अलामत है डिप्रेशन की, जिसकी वजह से लोगों का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल लोगों को डायग्नोज हो जाता है कि यार ओके, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाटएवर। ऑब्वियसली जब आपके एंजाइटी या डिप्रेशन आती है, योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू दैट। कुछ आपके ऊपर कुछ सांस आपकी फूल गई, या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया। फिर जब आप लोगों को समझाते हैं कि यार ये आप इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, वो थॉट्स आपको ये चीजें प्रोवोक कर रही हैं, फिर लोग कहते हैं अच्छा मुझे पता भी लग गया, अच्छा ये थॉट्स मेरी ये काम कर रही हैं, तो अब तो मुझे पता लग गया कि यार ये मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या दीज थॉट्स आर मेकिंग दिस हैपन। फिर भी क्यों हो रहा है, यानी कि इट कैरीज ऑन, इट गोज ऑन। तो वो लोग चाहते हैं कि बस देयर एंड देन वो चीज खत्म हो जाए। क्या इसका टाइम से ताल्लुक है? इसमें कितना टाइम लगता है? क्या कोई टाइमलाइन है इसका कि कब ये चीज खत्म हो जाती है? ओके, तो ये
इंटरेस्टिंग बात आपने की कि उनको कुछ फिजिकल अलामत आती हैं, जैसे सांस फूल रहा है या बेचैनी है या कुछ और फिजिकल अलामत है। देखिए जो हमारा दिमाग है ना, उसके अंदर ना दो तरह के मैकेनिज्म है। ठीक है। एक तरह का एक मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब ये है कि हमें एक डेंजर नजर आ रहा है, वो डेंजर आया, बेशक एक शेर आ रहा है हमारी तरफ, या काम के अंदर, वर्क के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमसे संभल नहीं रही, वो एक डेंजर आ रहा है हमारी तरफ, या घर में हमारी नहीं बनती, या पापा जेब में पैसे नहीं है, वो डेंजर आ रहा है हमारी तरफ आया, तो हम उससे फाइट कर सकते हैं या हम भाग जाते हैं उस जगह से। अगर हम फाइट करने का डिसाइड करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को फाइट के लिए तैयार करता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारी सांस तेज हो जाती है ताकि अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाए, हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है ताकि सारा खून मसल्स में जाए और हमारा मसल फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। ये हमारा नॉर्मली होता है ब्रेन का रिस्पॉन्स। इसको प्रिमिटिव रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये रिस्पॉन्स जो ब्रेन का पार्ट हमारा कंट्रोल करता है ना, वो बहुत डीप है वो पार्ट, और वो ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में वो है। लेकिन जो हमारा ये आगे वाला पार्ट है ना, ये बाकी मैमल्स में या बाकी जानवरों में कम डेवलप्ड है। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ना, ये फ्रंटल लोब जिसे बोलते हैं या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, ये हमारी मदद करता है बहुत सारे काम करने में। खैर ये मैं टॉपिक से डिविएट कर रहा हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट का। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में कुछ मसला हुआ, और लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको मैग्नीफाई करता है कि हमें छोटा सा मसला हुआ, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर वो मसला इतना ही बड़ा है कि एक शेर मेरी तरफ आ रहा है। ऑटोमेटिकली मेरा सांस तेज होगा, मेरे मसल्स में खून जाएगा, मुझे कपकपी चारी हो जाएगी। तो ये हमारे माइंड का रिस्पॉन्स होता है। तो इसके अंदर भी डिफरेंट थेरेपीज हैं कि इसके अंदर माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपने शायद नाम सुना हो माइंडफुलनेस का, या ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज होती हैं। तो जब बंदा तेज सांसें ले रहा होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसकी वजह से हमारे इधर थोड़ी झुंझुनाहट से शुरू होती है हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, उसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। तो जो एंजाइटी के लोग होते हैं उनको ये अलामत होती हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी मेन वजह यही होती है कि उनका दिमाग अंदर से किसी चीज को थ्रेट परसीव कर रहा होता है और बॉडी को तैयार कर रहा होता है फाइट करने के लिए। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, जो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब आप बताते हैं ना इनको कि यार अच्छा ये तुम्हारी इस वजह से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि वो उसको ऑलरेडी बात तो कुछ है नहीं, लेकिन अब आपने अपने माइंड को समझा दिया है कि भाई ये चीज अब आपके लिए डेंजर है, तो जब वो थॉट आपके पास आता है तो वो फिर आप उसी तरह उसको वो कंटिन्यूअसली वो करते हो। अब जिस तरह उसका एक मुझे किसी ने बताया था कि अब जिस तरह मैंने बात की थी ना कि आप फॉर एग्जाम्पल मुझे तो समझ आ गई, अच्छा यार ये कुछ बड़ी बात है नहीं, ये जो मैं चीज मेरे साथ हो रही है इसी वजह से हो रही है कि मेरे पास ये थॉट आ रहा है और ये उसकी वजह से मुझे मेरे पास बार बार हो रहा है। अच्छा, अब मुझे समझ तो आ गई है ना, अब मुझे चाहिए कि मेरे जो सिस्टम्स हैं वो रुक जाएं, यानी मुझे बात समझ आ गई, अच्छा यार ये भाई कोई डेंजर नहीं है। तो उसका एक और था कि आपने अपने माइंड को इतना स्विच ऑन ऑफ कर दिया कि अभी आपके माइंड को समझ ही नहीं आ रहा कि ये वाकई ये डेंजर रिमूव हो गया है कि नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ हफ्ता दे दें, 2 हफ्ते दे दें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो चीज माइंड को पता लग जाता है, अच्छा इट्स ये डेंजर है ही नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। ओके, मैं यानी कि मैं ये चाह रहा था कि आप ये अगर ये इस बात में ये सदाकत है तो लोगों को ये बताएं कि यार हाँ ठीक है, अगर आपको पता भी लग गया कि यार ये थॉट जो है ना ये आपको ये इशू कॉज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट कि अब आपको पता लग गया आपको आज ही जो है ना बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। इट माइट टेक मे बी अ वीक और 2 वीक के आपके सारे जो सिम्टम्स हैं वो सेटल हो जाएं। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, तो इसके अंदर अगर तो एक बंदे को अलामत आ रही हैं और उसको पता चल जाता है कि जब भी ये होता है
तो मुझे सांस फूल जाती है हाँ जी, मेरी, और हाँ, मुझे जी, जी। कपकपाहट तारी हो जाती है, झुंझुनाहट शुरू होती है। बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसको पता लग पता गया लग कि गया। कब होती है मुझे। वो- अब उसको करना क्या है? अब सिर्फ पता होने से ही काम नहीं बनता ना, कि अगर मुझे गला खराब है मेरा, मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मुझे पता चल गया कि मुझे इन्फेक्शन है, जी, जी, तो जी। क्या आया ये काफ़ी है? अच्छा, लेकिन उसका कुछ करना भी तो है ना। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर अगर तो आपको पता चल जाता है कि इन हालात में मुझे होता है ये, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपको डॉक्टर से रब्ता करें, अपने जीपी के पास जाएँ। हुँ, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि ब अक्सर दफ़ा इन चीज़ों के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जी। कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मकड़ी को देख के मुझे पैनिक अटैक हो जाता है, हुँ, कि मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, कपकपाहट शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, साँस ऊपर-नीचे आना शुरू हो जाती है। अगर मैं कोशिश करूँ कि अपने साँस को रेगुलेट करूँ, 5 तक गिनूँ, साँस अंदर लिया, फिर थोड़ी देर पॉज़ किया, फिर बाहर हुँ, किया। सिर्फ़ साँस रेगुलेट करने से ही बहुत सारे हमारे फ़िज़िकल अलामात कम हो जाती हैं। ठीक हो गया। बाज़ लोगों में हेल्प होती है, बाज़ में नहीं होती। तो इसके अलावा माइंडफुलनेस है, और बाकी टॉकिंग थेरेपीज़ बहुत सारी हैं जो इस तरह की एंग्ज़ायटी के मसलों को ठीक कर हल देती कर है। देते लेकिन हैं। सिर्फ़ पता होना, पता लग जाए आपको कि इस वजह से होता है और मैं वेट करूँ 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, अच्छा, मेरा नहीं। ठीक है। ये नहीं कि आप मे कंसल्ट भी हो करें जाए, और हाँ जी, मे भी हो उसको जाए, ठीक है, छोटा-मोटा मसला है, लेकिन आपको गॉट इट। कुछ ठीक है। अरे हाशिम भाई के सवाल से एक और सवाल ज़हन में आ रहा है हुँ, कि जैसे कि सपोज़ किसी किस तरह की अलामात हो रही हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि अक्सर इट्स नॉट ईज़ी टू सी अ डॉक्टर। तो हुँ। मतलब किस तरह के कोई सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं या मतलब कोई हैं जिनको लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लें, उनसे राब्ता करके मतलब डिस्कस कर लें, ठीक है, कि मतलब मुझे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, या वो उसको इस तरह की कोई हेल्पफुल चीज़ें, इन्फॉर्मेशन दे दें लोगों को? देखिए, जो नहीं, बाकी डॉक्टरों को, जीपी को देखना बहुत जी, मुश्किल है, लेकिन इधर इंग्लैंड में एक ओवरऑल ड्राइव है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए। इसलिए अगर आप जीपी को अपना कॉल करते हैं या ऑनलाइन कहते हैं कि मैंने आपको देखना है, मुझे ये मसले हैं, तो मोस्ट लाइकली वो आपको देखेंगे, ठीक या है। एटलीस्ट आपकी किसी नर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जो आपको गाइड करेगी कि आप दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये करें। और जो जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, देखिए सपोर्ट ग्रुप्स बहुत सारे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने किस सपोर्ट ग्रुप में जाना है। जी, जी। तो इसका अगर तो आपको कोई दोस्त है आपका, जो जिसको सेम मसला है, वो कहे मैं उस जगह जाता हूँ, हेल्प होती है, तो मे बी आपको हो जाए। लेकिन इसका ऐसे खुद ही से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख़्याल में, कि आपको बेहतर है कि आप जीपी से बात करें। जीपी से हुँ, बात नहीं भी होती, नर्स से बात होगी आपकी, वो एटलीस्ट आपको बता देगा या देगी कि आप उधर जाएँ। ठीक है। या फिर इधर इंग्लैंड के अंदर जी, इधर कैम्ब्रिजशायर में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे एफआरएस है, फर्स्ट रिस्पॉन्स सर्विस है, ठीक है। 111, जी, जी, ऑप्शन 2 है उसका, वो डेडिकेटेड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बिल्कुल, लिए, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ पे लोग बहुत सीरियस लेते हैं इसको, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, इमीडिएटली जो है ना वो आपको असिस्टेंस मिल जाती है। हुँ, तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम को। मेरे ख्याल से टॉपिक इतना ये वसी है कि इसको अगर हुँ, हम डिस्कस करने बैठे तो रात गुजर जाएगी। बिल्कुल। पर एटलीस्ट आप आए, आपने एटलीस्ट इस जो टॉपिक है इसको उजागर किया है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट इतना पता लग गया है कि अगर उनको कुछ सिम्टम्स आ रही हैं तो उन्होंने करना क्या है। इसको लेके नहीं बैठ जाना, चुप चुप करके आपने नहीं बैठना। गो सी समवन, डॉक्टर्स को आपने कंसल्ट करना है और इस चीज़ को डिस्कस करें अपने जीपी के साथ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये आप हर किसी से भी ना डिस्कस करें। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि यू यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर इट, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत भी एडवाइस दे सकते हैं। तो तो मेक इसका श्योर। इसका जी, अगर जी। मैं कुछ, सॉरी मैं वो जी, काट जी। रहा हूँ, जो अगर कोई टेक होम मैसेज अगर मैं देना चाहूँ, जो भी ये इसको सुन रहा है, हाँ, हाँ। उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई मसला होता है, जी, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ब्लेम ना करें। ठीक है। ये आपका फॉल्ट नहीं है नाइस। कि आपको डिप्रेशन हुआ है या एंग्जाइटी हुई है या कोई भी मसला है। ये बीमारी है और ये एक वजह से हुई है, उसका इलाज मौजूद है। जी, आप जाएँ अपने डॉक्टर को देखें, इलाज के साथ चीज़ें बेटर होंगी। बेटर हो जाए। अगर नहीं जाते, तो आपकी ज़िंदगी सफ़र होगी, आपकी अपनी फैमिली और अपने प्यारों की ज़िंदगी सफ़र होगी। ऐसे ही है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। दैट आई गेस दैट दैट कंक्लूड्स एवरीथिंग।
सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, और परदेश की बैठक को देखते रहिए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।